दूसरी समस्या भारतीय बाजारों की क्रूड को लेकर है, कच्चे तेल को वैसे एक बार $80 के आसपास आया, थोड़ा कंफर्ट भी लगा। क्या 88-90 डॉलर कंफर्टेबल है? ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं? किस लेवल के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा बाजार में? देखिए अनिल जी, इन जनरल $70 के नीचे जब क्रूड रहता है तो बाजार के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि 80-90 पे हम मैनेज नहीं कर सकते। थोड़ा सा आई थिंक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, बट वो रहेगा। बट आप ओवरऑल देखेंगे तो लास्ट 15-20 साल में क्रूड का जो जीडीपी इंटेंसिटी है वो एकदम हाफ हो गया है। तो 2007 की बात करें तो यदि हम 900 मिलियन बैरल के आसपास कंज्यूम करते थे और इकोनॉमी 1 ट्रिलियन थी, आज इकोनॉमी 5 ट्रिलियन है और हम 1.7 बिलियन बैरल ही कर रहे हैं। तो यदि क्रूड का प्राइस बढ़ भी जाता है तो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी 5 से 6% से ज्यादा नहीं है। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक जो हमने रिजिलियंस क्रिएट किया है, चाहे वो इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू हो या सोलर के थ्रू हो या इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रिड के थ्रू हो, उससे इंडिया को काफी आई थिंक इम्पैक्ट इस समय कम हो रहा है। यदि ये सेम सिचुएशन आई थिंक 2007-8 में होती तो फॉर श्योर आई थिंक मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया होता। लेकिन इस समय आप देखेंगे तो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई से कुछ 5-7% ही नीचे है, तो बहुत ज्यादा आई थिंक इम्पैक्ट नहीं है। और कंज्यूमर लेवल पे भी आप देखेंगे तो इस समय गैस की या एलपीजी की किसी भी आई थिंक अवेलेबिलिटी पे कोई इशू नहीं है। तो पीपल हैव रियलाइज कि भाई ठीक है, थोड़ा क्रूड में ऊपर नीचे है, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट रिटेल प्राइस और बाकी प्राइस मेंटेन कर रही है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके लिए कच्चे तेल का पूरा पूरा एक्शन। एक और जो बड़ा फैक्टर है भारतीय बाजारों के लिए वो है एफआईज की बिकवाली का रुझान, जो थोड़ा धीमे पड़ने के संकेत तो आ रहे हैं। क्या लग रहा है सर आपको, ग्लोबल और हमारे मार्केट को देखते हुए? एक वो खराब हो रहे हैं, एक थोड़ा हम अच्छा हो रहे हैं। लौटेंगे एफआईज या थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी और? अनिल जी, जैसे आपका भी व्यू रहा है और मेरा भी यही व्यू है कि एफपीआई जो है यूजुअली आप देखें तो वो इंडिया को स्टैंड अलोन नहीं देखती, वो इंडिया को एज अ बास्केट ऑफ पोर्टफोलियो देखती है। तो आप यदि एक फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर हैं तो आप देखेंगे भाई मुझे इमर्जिंग मार्केट में 10% डालना है, 20% डालना है, उसमें से मुझे चाइना में भी डालना है, ताइवान में भी डालना है, कोरिया में भी डालना है। तो हर मार्केट में बेसिकली उन्हें कोई ऐसा स्पेसिफिक प्यार नहीं है इंडिया से। वो इसे फंडामेंटल और उसके ऊपर देखेंगे। 2024 में जब इलेक्शन का टाइम था तो आई थिंक ग्रोथ रेट हमारी थोड़ी स्लो हुई। इस टाइम एफआईआई ने ऑब्वियसली पैसा निकाल कर कहीं किसी और देश किसी और मार्केट में डाला। बट बहुत समय तक आई थिंक आप देखेंगे तो फंडामेंटल और मार्केट्स डिस्कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। डोमेस्टिक में तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि डोमेस्टिक कंटिन्यू बाय करते जा रहा है। और एफआईआई का यदि जुलाई के अंदर जो आंकड़ा देखेंगे तो आई थिंक $2 से $3 बिलियन का ऑलरेडी पॉजिटिव आंकड़ा है। हमारा जो अबैकस का हाउस व्यू है कि ये साल में एफआईआई वापस इंडिया में लौटेगी और उनके पास और कोई मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। जो एआई ट्रेड है वो ऑलरेडी अनवाइंड हो रहा है लार्ज मार्केट्स के अंदर, और उन्हें यदि डाइवर्सिफाइड मार्केट चाहिए तो इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मार्केट है। बाकी जगह पे आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर स्टॉक 30%, 40%, 50% इंडेक्स का है, और यदि वो स्टॉक 10% डाउन होता है तो इंडेक्स 15% डाउन होता है। तो वो जो संभावना है इंडिया में नहीं है। तो एक डाइवर्सिफाइड डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी जिसपे आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डेमोक्रेसी भी है और फेवरेबल डेमोग्राफिक्स भी है, ये जो 4-5 जो फैक्टर कोई भी एफआई लॉन्ग टर्म एलोकेशन के लिए देखती है वो आई थिंक इंडिया में मौजूद है। और जिस तरह से अर्निंग के नंबर आ रहे हैं, आई थिंक हम अभी भी 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन के आसपास हैं। तो एटलीस्ट हमें लगता है कि एफआई इस साल आई थिंक वापस इंडिया में आएगी। ठीक है, अंत तक एफआईज फिर से लौटेंगे, ये मानना है देवरा साहब का। एक और चीज़ जो जहां आपकी बड़ी गहरी पकड़ है, ग्रिप है, वो है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। दोनों इंडेक्स ऑलरेडी लाइफ हाई पर आ चुके हैं, अच्छी तेजी बन चुकी है। निफ्टी तो अभी अपने लाइफ हाई से काफ़ी दूर है, 2000 पॉइंट दूर है, लेकिन ये दोनों इंडेक्स काफ़ी मजबूत है। क्या लगता है सर, अभी भी और तेजी अच्छी बाकी है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में? कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, ये जो भी आप कोई भी इंडेक्स देख लीजिए, आप मिड कैप देख लीजिए, लार्ज कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप देख लीजिए, ये सब जगह पर आई थिंक एनी गिवन पॉइंट टाइम आपको कुछ सेगमेंट, कुछ सेक्टर, कुछ कंपनियां ऐसे दिखेगी जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, और कुछ कंपनी ऐसे दिखेगी जिसमें वैल्यूएशन बहुत हाई है बट अर्निंग नहीं आ रही है। तो हमारा किसी भी सेक्टर में हम जो है मार्केट कैप की बजाय आई थिंक फंडामेंटल फोकस करते हैं। तो एक हमारा मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली थॉट प्रोसेस है, हम उसे बोलते हैं 15-15-15, 15-15-15। तो मानना है कि भाई ऐसी कंपनियां जो कम से कम भी 4 से 5 साल में अर्निंग को डबल कर दे, तो 15% ग्रोथ पे 4 से 5 साल में अर्निंग डबल हो जाती है। तो किसी भी कंपनी का यदि आप शेयर प्राइस देखें तो पी मल्टीप्लाई बाई ईपीएस होता है। पी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम ऐसी कंपनियां ढूंढे जिनका अर्निंग 5 साल में डबल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक पी यदि सेम भी रहेगा तो हमारा पैसा बन जाएगा। दूसरा, इनमें मैनेजमेंट क्वालिटी का जो यूजुअली एक कंसर्न होता है लोगों के, कोई मैनेजमेंट क्वालिटी कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमारा मानना है यदि देखिए इंडिया में 10 से 12% कॉस्ट ऑफ डेट है, तो यदि कोई मैनेजमेंट 15% आरओई दे रहा है और यदि उसका डेट से ज्यादा यदि वो अर्न कर रहा है और उसका खुद का भी पैसा 5 साल में डबल हो रहा है, तो सर्टनली आपका पैसा उसमें बनेगा। और तीसरा जो 15 है वो है कि भाई ये दो यदि आपके 15-15 यदि सही हैं तो प्रोजेक्टेड बेसिस पे आपका ये जो पी रेशियो है
वो यदि 15-17 के आसपास हो तो आपके पैसे बनने के आधार ज्यादा रहेंगे। तो यदि आपने 50 पी 100 पी दिया है तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 100% है, लेकिन यदि आपने 15 पी दिया है, 17 पी दिया और 15% ग्रोथ आ रही है, तो कहीं ना कहीं यदि आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो आपका 3 से 4 साल में पैसा बन ही जाएगा। तो हम बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और फंडामेंटल स्पेसिफिक देखते हैं। लगभग 1200 से 1500 बैलेंस शीट हमारी रिसर्च टीम पढ़ती है और उनमें से ये आइडिया जो है निकालते हैं। बेहतरीन तरीका है जो स्टॉक सिलेक्शन का, जिसमें कि गलत होने की गुंजाइश हो जाती है एकदम कम और प्रॉफिट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में अब बताएं सर, क्या पसंद है आपको इस मार्केट में, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कौन से थीम सेक्टर्स आपको अच्छे नजर आते हैं? देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा काफी फेवरेट सेक्टर रहा है, और इस बार भी आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी अच्छी ग्रोथ है। बीएफएसआई, एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ही बहुत बड़ा हो गया है। तो पहले आप देखेंगे तो बीएफएसआई में सिर्फ बैंक या एनबीएफसी आती थी। अभी आई थिंक बीएफएसआई में आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, काफी सारे आई थिंक सेगमेंट उसके अंदर जुड़ गए हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ तो ऑब्वियसली हेल्दी है ही, तो वहां पे आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजिलेंट है और जो मार्जिन है वो आई थिंक बढ़ रहे हैं। बट जो नॉन लेंडिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, जो मैंने आपको बताया, वेल्थ, एयूएम, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ये इनमें काफी आई थिंक इंडिया में स्कोप है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ डीपनिंग पेनिट्रेशन। म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा आई थिंक आंकड़ा बहुत सारे लोग बात करते हैं, इंडिया का जो म्यूचुअल फंड टू जीडीपी है वो काफी हद तक बहुत सारे मार्केट से आई थिंक 1/4 1/5 है। तो वहां पर आई थिंक काफी ऑप्शंस है। इंश्योरेंस का आपका पेनिट्रेशन देखेंगे तो इंडिया में काफी कम है, वहां पे पॉसिबिलिटी है। वेल्थ मैनेजमेंट में इन जनरल आप देखेंगे तो जो लोगों के पास वेल्थ बढ़ रही है और यदि उनका पैसा डबल हो रहा है तो ऑब्वियसली उनको वेल्थ सॉल्यूशन चाहिए, तो वहां पे हम काफी बुलिश हैं। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें लग रहा है कि भाई काफी रेजिलियंस है और डोमेस्टिक डिमांड उसमें काफी बढ़ेगी। तो हेल्थ केयर इन जनरल आप देखेंगे काफी डिफेंसिव भी रहा है, उसमें एक थोड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी रहती है, प्रोडक्ट पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया जो सीडीएमओ और या एपीआई बिजनेस है उसके अंदर काफी अच्छा कर रहा है। थोड़ा हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन जनरल बढ़ रहा है, एवरेज एज आपकी जो जीने की है वो भी काफी बढ़ रही है। तो वो एक सेक्टर पे हमें लगता है कि डिस्पाइट प्राइसिंग प्रेशर वहां पे थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और भारतीय बाज़ारों में जो स्थिति अभी चल रही है उसको देख के ये लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ़ है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं बड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन बड़ा करेक्शन आने के चांसेस थोड़े कम है। और यदि करेक्शन भी आएगा तो 23,800 ये ऐसा सपोर्ट जोन है जो बाज़ार की लक्ष्मण रेखा है। यदि 23,800 टूट जाता है तो दिक्कतें छोटी मोटी नहीं आएगी, ये दिक्कतें बहुत बड़ी साबित हो सकती है जो बाज़ार के लिए निचले स्तर बना सकती हैं। 23,200 के बाद में बाज़ार 22,800 तक भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये खबरें जो बाज़ार को बनाएगी उसमें सबसे बड़ी खबर टैरिफ वाली हो सकती है कि जो 100% टैरिफ संसद में अमेरिका की में पास हुआ था, यदि वो इंडिया पर लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो फिर भारी दिक्कतें इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से सुधार करती हैं, और यदि तेज़ी होनी है इंडियन मार्केट में तो वो इस बार छोटी मोटी तेज़ी नहीं होगी, वो एक बड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है जो इंडियन मार्केट को 28,000 30,000 के लेवलों तक भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और यदि बाज़ार में ब्रेकआउट आएगा तो वो 24,250 के ऊपर ही आना है। 24,250 के ऊपर जब तक बाज़ार रहेगा तब तक बड़ी तेज़ी है, लेकिन इसके नीचे फिसलते ही 23,800 भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इंडियन मार्केट की तरफ से बड़ी रैली देखने को मिले, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बाज़ार को एक रेंज में फंसे हुए, जहाँ पे आप देखो तो 24,400 से लेकर 23,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज ही बाज़ार के लिए अभी दिखाई दे रही है। और ये रेंज पिछले 1 से 1.5 साल में नहीं, पिछले 6 महीनों में देखोगे तो यही रेंज बाज़ार के लिए काम करती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों के लिए भी देखें तो इंडियन मार्केट के लिए यदि चीज़ें ऐसी ही रही तो दिक्कतें बढ़ेगी, वरना इंडियन मार्केट को एक बड़ी रैली से कोई नहीं रोक सकता है। एफआईज की खरीदारी इसका सबूत भी है। एफआईज लगातार 1.5 साल से सेलिंग ही कर रहे थे, लेकिन अब इनका आंकड़ा बाइंग की तरफ कन्वर्ट हुआ है, और वो बाइंग अब धीरे धीरे एक बड़ी बाइंग में कन्वर्ट होगी। तो नज़र रखिए भारतीय बाज़ारों पर, क्योंकि यदि एफआईज की टोटल सेलिंग का 20% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में आता है तो एक बड़ी रैली इंडियन मार्केट में कन्फर्म आनी है। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि चीज़ें जो हैं कुछ इस प्रकार से ही दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में संकेत यहीं दर्शा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।